नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे हिंदू राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान तीसरे के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके युद्ध क्षेत्र के बारे में, उनके कौशल विकास के बारे में, सब कुछ अजमेर के चौहान के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए आपको पूरा देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वीराज चौहान का परिचय तो इंट्रोडक्शन अब देख लेते हैं। सबसे से जानते हैं पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के बहुत ही अविश्वसनीय नाम है। राजपूत चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू सम्राट भी थे। पृथ्वीराज को राय पिथौरा दल पुंगल, जिसे विश्व विजेता अर्थ होता है, हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने वर्तमान जो उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपाल दक्ष पर शासन किया था। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान राजपूत की सेना में करीब 300 हाथी 30,000 सैनिक शामिल थे। सम्राट चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। युद्ध कला में वे निपुण थे और इनका साहस पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी में पसंद कर गए। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया। इसके बाद में इनका जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1166 में अनहिल पाटन में गुजरात में चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरी देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज गुजरात से अजमेर चले गए। सोमेश्वर की मृत्यु जब 1187 ईस्वी में हुई तो पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के शासक थे। तो उस समय उनकी माता कर्पूरी देवी ने बड़ी कुशलता से प्रारंभ में इनके राज्य को संभाला था। उस समय दिल्ली के जो तत्कालिक शासक और पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल तोमर ने जब अपने दोहितर की प्रतिभा और युद्ध विद्या के बारे में जाना तो बेहद खुश हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकार बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान जो 6 भाषाएं जानते थे, उनको इसके अलावा गणित, पुराण, इतिहास, संख्या शास्त्र और सैन्य विज्ञान का विज्ञान था। उनके जो प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते हैं, उनका नाम कदम्बा साहब, जो एक अत्यधिक वीर विद्वान और स्वामी वक्ता तथा सेनाध्यक्ष का नाम भुवनमल था। पृथ्वीराज चौहान ने 1178 में अपने चाचा अपरांगे और नागार्जुन को हरियाणा के युद्ध क्षेत्र में पराजित किया, जिसने हिसार और गुरुग्राम, जो भी हरियाणा में बंडनायक जनजाति का दमन भी किया। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180 में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण कर लिया था। बचपन से ही सम्राट पृथ्वीराज बेहद साहसी युद्ध से जुड़े हुए गुणों की जानकारी रखते थे। पृथ्वीराज चौहान इतने बहादुर थे कि माना जाता है कि बचपन में उन्होंने बिना किसी हथियार के ही एक शेर के जबड़े को चीर दिया था। तो दोस्तों हम जान सकते इतने बड़ी वीर की कथा। आप जानेंगे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी का, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी प्रचलित है। मैं बताता हूँ आपको आज इसकी इम्पोर्टेंट जो रियल कहानी। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे से प्यार में मोहित हो चुके थे। वही संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे, क्योंकि वो भी दिल्ली चाहते थे। जयचंद्र और पृथ्वीराज भी दिल्ली चाहते थे। जबकि दिल्ली मिल गया पृथ्वीराज को तो जयचंद्र उसका जो समकालीन था उसको ईर्ष्या भाव तो ही। जबकि संयोगिता जो उसकी पुत्री थी जयचंद्र की, वो पृथ्वीराज के कौशल के बारे में बहुत ज़्यादा जानती थी, इसलिए वो उनसे प्रेम किया करती थी। अपनी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान से विवाह का विषय तो दूर दूर तक सोचने योग्य बात नहीं थी। जयचंद्र केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के संयोगिता में मिला, जब राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बना करके एक गेट द्वार पर खड़ी कर दी। लेकिन संयोगिता ने उसी गेट द्वार मूर्ति पर उसका माला पहनाया, और यह बात जब पृथ्वीराज को पता चली तो पृथ्वीराज आया। उन्होंने संयोगिता का हरण किया और शादी की, और जयचंद्र कुछ नहीं कर सका। इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा में उनका अपहरण महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले आया, और दिल्ली जाकर दोनों का पूरी विधि और विधान से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। इस प्रेम कथा को दशरथ शर्मा ने ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। यह है पृथ्वीराज चौहान। आप देख सकते हो इन वीर योद्धाओं के बारे में, इनकी तस्वीरों से संबंधित होते हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के जो बहुत ज़्यादा कवि रहा करते हैं, जिसमें एक रचना की थी पृथ्वीराज विजय, जिसमें जयानक ने की थी। पृथ्वीराज रासोचंद्र बड़े, जिसको पृथ्वीवटी कहते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। अन्य विद्वान में जनार्दन विश्वरूप, विद्यापति गौड़, बागेश्वर आचार्य ये बहुत प्रमुख थे। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय के बारे में ऐसा माना जाता है कि दोनों ही बचपन से मित्र थे और ये पृथ्वीराज के दरबार के दरबारी कवि थे। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज चौहान के आत्मा आधारित पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में पूरा किया। चंद्रप्रदाय के पढ़े श्लोकों के कारण ही पृथ्वीराज शब्द बेणी बार चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या कर पाते, यह भी माना जाता है। जबकि ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु अपने हरियाणा क्षेत्र के आसपास या राजस्थान के बॉर्डर पर ही हुई थी। सब इतिहासकारों को अलग अलग मत है।
तुमुल या महोबा का युद्ध 1182 में थी। 1182 इसमें पृथ्वीराज चौहान वर्सेस परमदेव चंदेल, महोबा सेनापति अलाउद्दीन। आपने सुना होगा अलाउद्दीन, जो कि परमदेव चंदेल के सेनापति थे, बहुत ही बहादुर और साहसी थे। आला और उदल महोबा शासक परमलदेव चंदेल के दो वीर सेनापति थे। जब 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमलदेव ने अपने दोनों वीर सेनानायकों के पास यह संदेश भिजवाया कि तुम्हारी मातृभूमि पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया। दोनों परमवीर सेनानायक पृथ्वीराज चौहान के विरोध में वीरता से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इतिहास में अमर हो गए। इनके शौर्य की जब तक आला उदल है तुम्हें कौन बड़ी परवाह आज भी जनमानस को उद्वेलित करती है। कवि जगन्नाथ ने आला उदल के लिए कहा था कि एक 12 बरस कुकर लिए 13 बरस या और बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीविका धिक्कार। आला छंद में लिखित आला खंड की ये पंक्तियां आज भी नौजवान में जोश भर देती है। उन्होंने ये कहा कि 12 साल जो होती है वो एक डोग की आयु होती है, 13 साल एक सियार की और 18 साल एक क्षत्रिय की होती है। और अगर 18 साल में क्षत्रिय ने कुछ कर दिया तो उसे फिर आगे जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही उसका अमर जो इतिहास में अमर नाम हो जाता है। इसके बाद में 1184 में पृथ्वीराज चौहान ने नागौर का युद्ध किया। नागौर के युद्ध जो उनको हराया। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो दो युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, यही बहुत ज़्यादा इतिहास में इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भाग है। पृथ्वीराज के समय ही उत्तर पश्चिम भाग में गौर वंश का शासन था, जिसका नेता शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। 3 लाख सैनिक और 300 हाथियों के साथ पृथ्वीराज की सेना काफी विशाल थी, जिसके कारण उन्होंने काफी दूर तक अपने राज्य का विस्तार फैलाया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 1186 से 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कुल 18 बार युद्ध हुआ, जिसमें 17 बार तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था और तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज खुद हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान ने चौहान क्षेत्र पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने चौहान क्षेत्र पर आक्रमण किया और तबर हिंद, जिसको बठिंडा या पंजाब के आसपास का इलाका है, उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसे 1200 घुड़सवारों का समर्थन वाले जिया-उद-दीन तुगलक के काजी के अधीन रखा। जब पृथ्वीराज को इस बारे में पता चला तो उसने दिल्ली के गोविंदराज सहित अपने सामंतों के साथ तबर हिंद की ओर प्रस्थान किया। वर्तमान जो कर्नाल हरियाणा के, आप ये हाईवे के पास से जब आप हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ पर बॉर्डर पर ये करनाल है। वहाँ की आज भी धरती का जो रक्त है, ब्लड है, वो देखना पड़ता है, उसका रंग थोड़ा अलग है। तो आप वहाँ जब भी आप दिल्ली जाना हो या हरियाणा जाना हो तो ये बॉर्डर पर ही है, तो आप जरूर यहाँ पर 5 मिनट अपना कीमती समय से निकालें ताकि लोगों को भी इसके बारे में पता चल पाए। घमासान युद्ध हुआ था। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे थे जो मैदान में भाग खड़े हुए थे। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी भी अधमरे हो गए थे, जिसमें मोहम्मद गौरी की बारी पराजित थी। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने अपनी पर्ची से मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था। घायल गौरी अपनी सेना सहित गजनी भाग गया था। पृथ्वीराज तब हिंद पर अधिकार कर काजी जियाउद्दीन को बंदी बनाकर इसके बाद में रिहा कर दिया गया था। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों को यह मानना है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था तो उसको बंदी बनाया था। बंदी बनाने के बाद वह अपने साथ अजमेर लेकर आया था, लेकिन उसके साथ क्या सलूक किया जाए। जैसे कि हमारे हिंदू राज्य जानते हैं कि वो दूसरे दुश्मन को इतना मारते नहीं है, वो उसको वापस मौका देते हैं एक बार फिर। जयानक ने इस बात का विरोध भी किया था। उन्होंने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं महाराज, लेकिन महाराज थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने इस गौरी को छोड़ दिया था। तो फिर वही गौरी वापस लौट करके तराइन के द्वितीय युद्ध में आ जाता है और इस बार उन्होंने पहले अपनी सेना इस प्रकार की उन्होंने सेना बचाई थी। उन्होंने सेना को एकत्रित किया था, मजबूत किया था, संगठित किया था। ऐसा माना जाता है कि 1 साल के में गौरी ने कभी नहाए नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, ये इतिहासकार बहुत ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये युद्ध आता है कि गौरी 1 साल तक नहाया नहीं था। 1 साल तक उन्होंने कपड़े नहीं बदले थे, वही पहन रखा था जो 1191 के युद्ध में थे, 1192 के युद्ध में था। क्योंकि उसको इतना आक्रोश हो गया था, उसको इतना गुस्सा हो गया था कि पहले तो वह नायिका देवी थी, गुजरात पर भी इस गौरी ने आक्रमण किया था, लेकिन वहाँ की जो महारानी नायिका देवी थी उसने भी उसको हरा दिया था, खदेड़ करके वापस सिंध प्रांत भेज दिया था। अब ये हिंदू राजा है, वो भी हरा दिया। तो वो सोचता था कि अब मैं अपने घर जाकर करूँगा क्या, कि मैं अपने देश को क्या बताऊँगा, अपने क्षेत्र को क्या बताऊँगा कि मैं 2 हिंदू सम्राट से हार गया, एक तो हिंदू राजा से, एक महारानी से हार कर आ गया। तो फिर इसने बदला लेने के लिए 1192 ईस्वी में वही करनाल के हरियाणा में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तबकात नसरी के अनुसार उन्होंने अगले कुछ महीनों में 1,20,000 चुनिंदा अफगान ताजिक और तुर्क घुड़सवारों की एक सैन्य इकट्ठी की। इसके बाद उन्होंने जम्मू के विजय राजा और भी सहायता प्रदान की और उन्हें पृथ्वीराज के पास भी सहयोगी नहीं था। फिर भी उन्होंने गौरियों के मुकाबला करने के लिए बड़ी सेना में कामयाबी हासिल की। ऐसा माना था जब युद्ध का दिन था, जिस दिन युद्ध होने वाला उसी सुबह
जैसे मानो दोपहर को युद्ध हुआ, सुबह ही गौरी ने अपने 2 व्यक्तियों को पृथ्वीराज जो सेना के पास ये सब संधि करने के लिए भेजा कि हम संधि कर रहे हैं, हमारे बीच कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास इतनी विशाल सेना थी। उसको देखकर गौरी पहले ही डर गया था और उसने सेना संधि का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ये गौरी की एक चाल थी, क्योंकि वो जब ऐसा कहने लगा तो पृथ्वीराज चौहान के जो खेमा था उसको ऐसा लगा कि शायद ये संधि करने वाले हैं, तो उनको वो टाइम नहीं मिल पाया युद्ध के लिए और उधर से गौरी ने आक्रमण कर दिया। इस प्रकार उनको ये टाइम नहीं मिल पाया। दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि सुबह से पहले ये आक्रमण कर दिया, जब व्यक्ति कहीं तो सो रहे थे तभी आक्रमण कर दिया, तो उनको टाइम नहीं मिल पाया युद्ध का, अवसर का, क्षेत्र का, जो लड़ने का जो वक्त है वो मिल नहीं पाया और इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान की हार कारण मानी जाती है। इसके बाद गौरी ने कई हजार राक्षसों की हत्या करने के बाद अजमेर पर कब्जा किया और उसके बाद अजमेर पर अपना मतलब ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र है उसके बाद में उसने दिल्ली पर उसको बिठाया था। हालांकि कई राज कहते हैं गोविंदराज उसका नाम था, कई कहते हैं उसके बाद में हरिराज है जो कि पृथ्वीराज का छोटा भाई था, वह गोविंदराज को हरा करके वहाँ अजमेर में बैठा था और गोविंदराज रणथंभौर पर जाता है और रणथंभौर के वहीं के एक शासक होते हैं हमीरदेव चौहान, जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, और वहाँ पर चेकआउट जरूर कर सकते हैं। चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध भारत के लिए निर्णायक युद्ध कहलाता है, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और एक मोहम्मद गोरी यानी मुसलमान का एक शासक स्थापित हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जब गोरी पृथ्वीराज चौहान हार गया था तो उसको बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया, जहाँ से वहाँ की उनकी यातनाएं थी कि आंखों को लोहे के गर्म से स्त्रियों द्वारा जलाया गया, इससे अपने आंखों की रोशनी खो बैठे हैं। जब पृथ्वीराज ने उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी की तो उन्होंने बड़ी सभा में अपने मित्र चंद्रप्रदाय भी उसके साथ गए थे, शब्दों पर शब्द बेणी पार का उपयोग करे प्रकट किया। उसी प्रकार चंद्रप्रदाय द्वारा दुआ का प्रयोग किया। ये दुआ सभी ने सुना होगा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था, ऊपर सुल्तान है मत चुके जवान। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ सामने ही वो बैठे हुए थे गोरी, और गोरी जब आए पृथ्वीराज की आंखों को तो निकाल लिया गया था तो वो अंधे हो गए थे, तो उन्होंने शब्द पहने चंद्रप्रदाय ने चलाए। जब चंद्रप्रदाय जब ये पता चला शब्द मैंने चलाए तो पृथ्वीराज ने एक अपने तीर कमान से बाण चलाई और सीधा जा करके मोहम्मद गोरी पर लगा। वहीं पर मोहम्मद गोरी पर युद्ध हालांकि मृत्यु के थे, लेकिन दोस्तों में ये मानती कि ये सत्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि जब मान लो ये 1192 में जब मोहम्मद गोरी मालूम मर गया था तो 1194 ईस्वी में एक हम जानते हैं जयचंद के बीच भी युद्ध हुआ था, तो फिर वो कहाँ से युद्ध हो गया। जब गौरी मर चुका था तो 1194 कौन सा गौरी आ गया तो जयचंद के साथ युद्ध करने वाला था। ये भी है। साथ ये भी माना जाता है कि ये पृथ्वीराज की मृत्यु है ना यहीं आसपास जो हरियाणा के एरिया में थी वहीं पर तराइन के आसपास वही हो गई थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वहाँ तो गया ही नहीं था। हालांकि स्मारक आज जरूर बना हुआ है अफगानिस्तान में, जो मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार और कुछ लोग और फिर ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रप्रदाय है ना वो पृथ्वीराज दोनों आपस में मिले, तो पृथ्वीराज ने चंद्रप्रदाय को कहा कि तू मेरा दोस्त है तो तू अपने खंजर निकालो मुझे मार दे। तो फिर चंद्रप्रदाय ने अपने दोस्तों को अपने पृथ्वीराज चौहान दोस्त को मार दिया और खुद फिर मर गया। ऐसा माना जाता है कि वो पृथ्वीराज चाहते थे कि मैं एक मुसलमान के द्वारा नहीं मरना चाहता, या मैं एक शत्रु के द्वारा नहीं मरना चाहता, मैं अपने दोस्त के द्वारा मरना चाहता हूँ। तो इसलिए फिर जयचंद ने चंद्रप्रदाय ने अपनी तलवार या जो खंजर थी वो निकाली, चाकू मारा, पृथ्वीराज को मारा और फिर अपने आप को मार करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान पर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें से पृथ्वीराज चौहान है जिसका अभिनेता अक्षय कुमार ने भूमिका निभाई थी। ये जो फिल्म जो बनी थी ये चंद्रप्रदाय की जो पृथ्वीराज राष्ट्र है उसके आधार पर बनी गई थी। इस फिल्म में मानुष चिलर को 13वीं पत्नी संयोगिता की भूमिका निभाते हुए अपनी पत्नी हिंदी फिल्म की शुरुआत भी की थी। फिल्म में हम जानते हैं हरिराज यानी छोटे भाई का किरदार संजय दत्त ने किया था, और जो पृथ्वीराज चंद्रप्रदाय का जो दोस्त था उसका ये किरदार सोनू सूद ने किया था। मानव विजय आशुतोष राणा और साक्षी तौर भी अहम भूमिका में थी। तो दोस्तों ये थी आज हमारी पृथ्वीराज चौहान जो भारत के महान हिंदू लास्ट सम्राट थे उनके बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ ही ऐसी कहानी मनोरंजन के लिए शेयर कीजिएगा। साथ साथ ऐसे ही युद्ध कौशल कहानी जानने के लिए, सम्राटों के जानने के लिए, राजस्थान और भारत के जो सम्राट हैं उनके बारे में जानने के लिए, योद्धाओं के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।